हेलो जी। नमस्ते सभी को। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? ऑडियो वीडियो क्लियर है? दिखाई सुनाई दे रही हूँ मैं? ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार बताएं। ओके। तो कैसे हैं सभी और कैसे चल रही स्टडी? गुड मॉर्निंग। मैं अच्छी हूँ। आप बताएं, आप कैसे हैं? कैसी तैयारी चल रही है एग्जाम की सबकी? आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 4, वैचारिक पृष्ठभूमि। तो शुरू करते हैं। कौन कौन क्लास में आ गए एक बार मैं देख लेती हूँ। पूनम, नंदू, आरती, एसएस, अंजलि। बाकी बच्चे अभी तक नहीं आए हैं। तबीयत ठीक नहीं थी। ओके, कोई बात नहीं। अभी ठीक हो? अभी भी ठीक नहीं है। गुड मॉर्निंग। ओके, कोई बात नहीं। आप रेस्ट करो और दवाई लो और अपना ध्यान रखो। ठीक है, मौसम भी चेंज हो रहा है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। बट कोई बात नहीं, एग्जाम टाइम है तो अपना ख्याल रखो। ठीक है, रेस्ट करो। गुड मॉर्निंग। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि। हिंदी नवजागरण। ठीक है। तो किस तरीके से नव जागरण हुआ है और स्वाधीनता आंदोलन कैसे चला। ठीक है, तो ये सारी चीजों को हम देखेंगे। मैम, मॉर्निंग इज गुड। लेट बहुत हो आप सभी ना। टाइम से आया करें सभी क्लास में। चलो अभी स्टार्ट करते हैं ना। स्टार्ट करें। सभी तैयार हैं? आज हम न्यू यूनिट पढ़ने वाले हैं। ओके ओके। ठीक है। मतलब टाइम से आया करो। सभी सभी को मैं कह रही हूँ, सभी टाइम से आया करें क्लास में। ठीक है। तो ठीक है, स्माइल के साथ जल्दी से हम क्लास को शुरू करेंगे। न्यू टॉपिक है, हाँ। चलिए स्टार्ट करते हैं अब। जल्दी जल्दी से सभी स्माइल करें, हम स्टार्ट करेंगे। भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि, यानी कि हिंदी नवजागरण। हिंदी में कैसे नवजागरण आया, देखते हैं। नवजागरण से तात्पर्य एक नए विचार से या नई विचारधारा से कह सकते हैं हम, जिसके कारण देश में सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं राजनीतिक बदलाव लाया जा सके। किसी देश या समाज की
आवाज आ रही है मेरी? नेट प्रॉब्लम नहीं, वो लाइट चली गई है तो वाईफाई बंद हो गया है। फोन से कनेक्ट कर लिया है। आवाज बताओ, आवाज आ रही है? सही है ना? ओके। ये अभी फिलहाल किसी भी बुक से नहीं है। कुछ पॉइंट्स करवाऊंगी बच्चन वाली बुक से, लेकिन अभी नहीं। ठीक है। ओके। तो ठीक है, अभी लाइट पता नहीं कब तक आएगी, तब तक मैंने वीडियो ऑफ कर लिया है, क्योंकि वीडियो खराब आती है फिर। तो अभी पढ़ना शुरू करते हैं हम। अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो बता देना। नवजागरण से तात्पर्य एक नई विचारधारा से है, जिसके कारण देश में सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं राजनीतिक बदलाव लाया जा सके। तो मतलब एक नई विचारधारा को स्थापित करना। क्यों स्थापित करना? कि देश में सामाजिक बदलाव हो, देश में आर्थिक बदलाव हो, देश में धार्मिक और राजनीतिक परिवर्तन हो। ठीक है। किसी देश या समाज की वैचारिक की सुषुप्ति यानी कि सोने की अवस्था जो है, उसका अंत करना जागरण का नवीनतम रूप ही नव जागरण है। तो मतलब जो देश में या समाज में वैचारिक रूप से जो लोग सुप्त अवस्था में होते हैं, सोने की अवस्था में होते हैं, उसका अंत करना है ना। पुरानी रूढ़ियों का, पुरानी परिपाटियों का, और तमाम उन बातों का जो हमें उन्नति करने से रोकती है, उन बातों का अंत करके नई विचारधारा को स्थापित करना। जागना यानी कि नवीनतम रूप से ही, यानी कि नए रूप से जागना। ठीक है। नव जागरण। नवजागरण के लिए प्राय कई पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे पुनर्जागरण, पुनरुत्थान, नवजागृति आदि। यूरोप में 14वीं सदी से 17वीं सदी तक होने वाले सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों ने नवजागरण की भूमिका निभाई। हिंदी में पहली बार 19वीं सदी के समाज सुधार आंदोलन को इतिहासकारों ने रेनेसां नाम दिया। ये नाम आपको याद रखना है, ठीक है। रेनेसां, नवजागरण या फिर पुनर्जागरण। तो 19वीं सदी में जो समाज सुधार आंदोलन हुआ, तो इतिहासकारों ने उसको क्या नाम दे दिया? रेनेसां। ठीक है। रेनेसां का मतलब ही नव जागरण है। तो मतलब बता रहे हैं कि समाज को सुधारने के लिए आंदोलन चलाए गए। तो जो आंदोलन हुआ 19वीं सदी में, उसको नाम दिया गया रेनेसां। रेनेसां अंग्रेजी का शब्द है जिसका अर्थ होता है पुनर्जागरण। ठीक है। रेनेसां अंग्रेजी का शब्द है, उसका अर्थ क्या है? पुनर्जागरण। ध्यान रखेंगे, इसको पूछा जाता है। इसी रेनेसां के लिए डॉक्टर रामविलास शर्मा ने नव जागरण शब्द का प्रयोग किया है। रामविलास शर्मा ने क्या बोला इसको, रेनेसां को? सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, कुछ भी नहीं बोलूंगी, सब कुछ लिखते रहना साथ साथ में। ठीक है। नवजागरण शब्द का प्रयोग किया इन्होंने रेनेसां के लिए। पुनर्जागरण में दोबारा जागृति का भाव है। पुनर्जागरण का मतलब क्या है? दोबारा जागना, दूसरे मतलब कि एक बार जाग करके फिर से दोबारा जागना, है ना। नवजागरण में नई जागृति का भाव है। ये अलग अलग भाव आपको समझ आ गए ना। पुनर्जागरण, पुनः, पुनः जागरण, है ना। पुनः मतलब दोबारा जागना। ठीक है। अगर इसको हम संधि विच्छेद करें तो पुनः जागरण, तो दोबारा जागना, पुनर्जागरण। इसको पूरा करके हम क्या कहते हैं? पुनर्जागरण के दोबारा जागना या फिर पुनः जागना। उसके बाद है नव जागरण। नव, नव से किस चीज का भाव होता है? नए, नएपन का भाव होता है ना। तो नव जागरण जो है, नया जागरण है ना, नए तरीके से जागना मतलब। ठीक है। नव जागरण, तो नए तरीके से जागना। एक जगह बच्चन वाली बुक में लिखा भी है कि जागे हुए तो हम पहले ही थे, है ना। बट अब कैसा जागना है? नए तरीके से जागना। तो जागे हुए तो पहले थे, लेकिन फिर से नए तरीके से जागना एक अलग बात है। कल शाम को क्लास लगी थी? नहीं लगी थी कल शाम को क्लास। सुबह ही दो दो घंटे क्लास हो गई थी, इसलिए। ठीक है। भारतीय नवजागरण की शुरुआत बंगाल से हुई थी। कहां से हुई? बंगाल से।
बंगाल के जमींदार परिवार में जन्मे राजा राम मोहन राय इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में बंगाल में ब्रह्मा समाज की स्थापना की। ठीक है, बंगाल में 1828 में कौन सी स्थापना हुई थी, किस चीज की? ब्रह्मा समाज की स्थापना हुई थी 1828 में, ये आपको याद रखना है। महाराष्ट्र में महादेव गोविंद राणा डे द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की। राजा राममोहन राय ने सती प्रथा के विरुद्ध केवल लोगों को जागरूक ही नहीं बनाया, बल्कि कानून द्वारा प्रतिबंध के लिए प्रयास किए और सती प्रथा पर प्रतिबंध लगवाया। इसी तरह ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से विधवा विवाह को कानूनी स्वीकृति मिली। बाल विवाह पर रोक लगाई गई और विवाह की उम्र भी तय की गई। नवजागरण के आंदोलन में अनमेल विवाह को कुछ हद तक रोकने में सफलता पाई गई। तो बता रहे हैं कि क्यों ये तमाम तरह के समाजों की स्थापना की गई, मतलब एक संस्थाओं की स्थापना क्यों की गई, है ना? क्योंकि इस समाज में जो थी पुरानी जो रूढ़ियां थी वो प्रचलित थी बहुत ज्यादा, और लोग उन्हीं पर विश्वास करके आगे बढ़ रहे थे। ठीक है, तो अलग अलग संस्थाओं की स्थापना की गई समाज को सुधारने के लिए। किस चीज के लिए? समाज को सुधारने के लिए, समाज में नयापन लाने के लिए। समाज में तमाम तरह की जो रूढ़ियां थी वो क्या थी? जैसे सती प्रथा, है ना? अगर किसी औरत का पति उससे पहले मर जाता है तो उसको भी साथ में उसके चिता पे मरना है, और ऐसे नहीं मरना है, जल करके मरना है। आग में ही, उसी आग में, उसी चिता में जल करके मरना है। चाहे उसकी इच्छा हो मरने की, चाहे ना हो, फिर भी उसको मरना ही है। नमस्ते विनोद, इतना लेट हो? तो मतलब उसको, सती प्रथा उस समय थी, है ना? और जो है लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था, उनकी छोटी उम्र में ही शादी कर दी जाती थी। तो शादी के लिए उम्र भी तय की गई। मतलब इस तरह से समाज में नयापन लाया गया, नई जागृति को स्थापित किया गया फिर से, और उन सारी चीजों पर रोक लगाई गई जो कि सही नहीं थी हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, है ना? बाल विवाह पर रोक लगाई गई, विवाह की उम्र तय की गई। अनमेल विवाह पहले बहुत होते थे, छोटी लड़कियां और उनका बुड्ढों के साथ शादी कर दी जाती थी, 50-50 साल के आदमियों के साथ शादी कर दी जाती थी। तो मतलब अनमेल विवाह था, है ना? तो उस चीज पर भी रोक लगाई गई। आगे, जाति प्रथा के विरोध में, जाति प्रथा बहुत ज्यादा थी। नमस्ते, खुल गई और नींद। जाति प्रथा का विरोध भी एक मुख्य मुद्दा उपस्थित हुआ। समाज के एक वर्ग को दलित समझकर उसके साथ छुआछूत का व्यवहार कर उन्हें मानव अधिकारों से वंचित किया गया। मतलब कि जो एक वर्ग है जिनको, मतलब ये समझ करके कि छोटी जाति के लोग हैं, उनको साइड करके क्या कर दिया जाता था, उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता था, छुआछूत का व्यवहार किया जाता था कि उनके साथ कोई मिलना जुलना नहीं है, किसी भी प्रकार के अधिकार उनको नहीं देने हैं। तो सारे मानव अधिकारों से उनको वंचित रखा गया था। इस सोच का प्रभाव स्वयं दलित जाति के लोगों पर भी दिखाई पड़ने लगा। इसमें महाराष्ट्र की ज्योतिबा फुले का नाम सबसे पहले आता है, जिन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर जन जागरण का काम किया। तो मतलब दलितों में खुद भी ये भेदभाव देखने को मिलता था। तो जो ज्योतिबा फुले थे, उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले, दोनों ने मिलकर के इस प्रथा के विरुद्ध, जाति प्रथा के विरुद्ध काम किया, है ना? दूसरा महत्वपूर्ण नाम केरल के नारायण गुरु का है, जिन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया और आधुनिक शिक्षा के विकास पर बल दिया। तमिलनाडु की द्रविड़ आंदोलन ने भी विभिन्न जातियों के उत्थान के लिए जन जागृति का कार्य किया। नवजागरण के अग्रदूतों ने दूसरा महत्वपूर्ण काम शिक्षा का प्रचार किया। इसके लिए नई तरह के संस्थान स्थापित किए गए। स्त्री शिक्षा प्रदान करने के लिए लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए। इस क्षेत्र में ईश्वर चंद्र विद्यासागर और महाराष्ट्र की ज्योतिबा फुले का योगदान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। फुले ने सत्यशोधक मंडल नामक सामाजिक संस्था को स्थापित किया। तो फुले ने कौन सा? सत्यशोधक समाज। ठीक है, फुले कौन है? ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, दोनों ने साथ में मिलकर के काम किया, और इन्होंने जिस संस्था की स्थापना की उसका नाम क्या रखा? सत्यशोधक समाज। नवजागरण के दौरान
कई पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित की गईं। नवजागरण ने मानव जीवन को केंद्र से हटाकर मानव और उसके लौकिक हितों को केंद्र में रखा। यह एक महत्वपूर्ण प्रस्थान बिंदु था। नवजागरण आंदोलन के कारण जो नवीन चेतना जागृत हो रही थी, उसने साहित्य पर भी गहरा प्रभाव डाला। इस दौर के लेखकों ने भारत की आधुनिक भाषाओं में नवजागरण के दौर के सामाजिक और राष्ट्रीय मुद्दों को अपने साहित्य का विषय बनाया। पश्चिम साहित्य के संपर्क में आने से प्रेस की स्थापना ने साहित्य में गद्य की नई विधाओं जैसे उपन्यास, कहानी, निबंध आदि में रचना करने की प्रेरणा दिया। नाटक की पुरानी विधा जो मध्य युग में शिथिल पड़ गई थी, उसका पुनरुद्धार हुआ। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं। नहीं, वो आपके गुरुजी ने बताया कि आप सो रहे हो, इस वजह से मैंने पूछा आपको। ओके, नो प्रॉब्लम। ध्यान दें यहाँ पर, फोकस। 19वीं शताब्दी में भारतीय समाज संक्रमण के जिस तीव्र दौर से गुजरा, उसे कुछ चिंतक पुनर्जागरण कहते हैं। तो मतलब बता रहे हैं कि 19वीं शताब्दी में क्या हुआ, भारतीय समाज संक्रमण के दौर से गुजर रहा था। उसे कुछ चिंतक पुनर्जागरण कहते हैं, जो कुछ पुनरुत्थान, कुछ अन्य इसे नवजागरण भी कहते हैं। ये सभी शब्द इतिहास के प्रति विशेष दृष्टिकोण को प्रकट करते हैं। नवजागरण का अर्थ है नए तरीके से जागना। ये मैंने आपको बता दिया पीछे। इसमें निहित है कि पहले भी हम जगे हुए थे, मगर अब जागने की दृष्टिकोण को बदलना होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि कहाँ से लिए हैं, बच्चन वाली बुक से लिए हैं, ठीक है। तो सारी चीजों को नोट कर लेना। तो बता रहे हैं कि जागे हुए तो हम पहले ही थे, मगर जागने का दृष्टिकोण बदलना है। अब नई तरीके से जागना है। नव जागरण को लेकर के आए। यह व्याख्या मध्यकाल के इतिहास को इस्लाम व हिंदुत्व की टकराहट नहीं मानती और ना ही उसे अंधकार या पतन काल मानती है। डॉक्टर रामविलास शर्मा जैसे चिंतकों ने 19वीं शताब्दी के समाज सुधार आंदोलनों की व्याख्या हेतु इसी शब्द को उचित माना है। नवजागरण एक विशेष प्रकार के सांस्कृतिक संक्रमण का दौर है, जिसमें कोई समाज किसी अन्य संस्कृति से टकराकर नए दृष्टिकोण से जीने का प्रयास करती है। जिन देशों के पास गौरवमय अतीत है, उनमें अतीत की स्मृतियां भी नवजागरण का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाती हैं। शेष समाजों में अन्य संस्कृतियों से परिचित होना और उनकी तुलना में अपना मूल्यांकन करना नवजागरण का कारण बनता है। अब देखते हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी क्या कहते हैं। ये मैंने आपको एक दिन भी बताया था। नवजागरण दो संस्कृतियों या दो जातीय संस्कृतियों, ठीक है, जातीय शब्द भी यहाँ पर ऐड कर लेना। दो जातीय संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है। इस ऊर्जा के प्रभाव स्वरूप दोनों संस्कृतियां एक दूसरे की अच्छाइयों को ग्रहण करना चाहती हैं और अपनी बुराइयों को छोड़ना चाहती हैं। यही संपूर्ण सांस्कृतिक प्रक्रिया समाज के इतिहास में नवजागरण कहलाती है। ये रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन है, जिसको आपको ध्यान रखना है। भारतीय इतिहास में इस तरह के दो जागरण सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। पहला जागरण मध्यकाल में हुआ था, जब भारत में इस्लाम का आगमन हुआ। तब इस्लामी संस्कृति समता मूलक किंतु कट्टर धार्मिक विचारों पर आधारित थी। ये आपको पता है, जब इस्लाम का आगमन हुआ था भारत में, है ना, शुक्ल वाली बुक में हम पढ़ते हैं इस चीज को। तो तब भी क्या हुआ था, पहला जागरण हुआ था मध्यकाल। मध्यकाल यानी कि भक्ति काल में।
तो बता रहे हैं कि समतामूलक किंतु कट्टर धार्मिक विचारों पर आधारित थी ये संस्कृति, इस्लामी संस्कृति। जब भारतीय संस्कृति धार्मिक लचीलेपन किंतु विषमतामूलक सामाजिक संरचना पर आधारित थी। इन दोनों की टकराहट से भक्तिकालीन जागरण का उदय। तो जब जिस समय हमने शुक्ल वाली बुक से पढ़ा था कि जिस समय मुसलमान भारत में आए, तो भारत में क्या हो गया था? हिंदू जनता में गर्व, गौरव और उत्साह के लिए अवकाश नहीं रह गया था, है ना? उन्हीं के सामने उनके देव मंदिर तोड़े जाते थे, उनकी मूर्तियां गिराई जाती थी, पूज्य पुरुषों का अपमान होता था, और जो है जनता जो है वो बहुत शिथिल पड़ गई थी। और इस तरह से हम अलग अलग चीजों को उसमें देखते हैं। तो बता रहे हैं कि उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ऐसा हुआ कि जनता में जागृति आई। जागृति, कैसी जागृति? जनता भक्ति की ओर बढ़ने लगी कि अब तो, मतलब शुक्ल के अनुसार बताती हूं, शुक्ल कहते हैं कि जनता क्यों गई भक्ति की ओर? इन्हीं सारी चीजों से बचने के लिए, क्योंकि उन्हीं के सामने उनके साथ अत्याचार हो रहे थे। उनके मतलब जो मंदिर थे, देवता थे, उनको गिरा दिया जाता था। तो इस वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान थे और उनके उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं था कि वो कुछ करे सिवाय इसके कि वो भक्ति करे। तो भक्ति करने का एक ऑप्शन उनके पास था और वो वहां से मुड़े। और उन्होंने क्या किया? भक्ति की ओर मुड़े वो, है ना? हिंदू जो जनता थी वो कहाँ को मुड़ी? भक्ति की ओर। तो ये पहला जागरण था। पहला जागरण जो मध्यकाल में हुआ, ये पहला जागरण था जिसमें जनता कहाँ कहाँ मुड़ रही है? भक्ति की तरफ मुड़ रही है। इन दोनों की टकराहट से भक्तिकालीन जागरण का उदय हुआ और सामाजिक संस्कृति उत्पन्न हुई। संस्कृतियां पहले टकराती हैं, फिर तटस्थ होती हैं और अंत में धीरे धीरे परिचित होकर परस्पर घुल मिल जाती हैं। ठीक है? तो संस्कृतियां क्या हो जाती हैं? बाद में घुल मिल जाती हैं। घुलने मिलने का यही स्तर सामाजिक संस्कृति को जन्म देती है। अब देखते हैं दूसरा नव जागरण। पहला तो था जागरण, दूसरा क्या बता रहे? नव जागरण। पहले तो जागी हुई थी जनता, देश में लोग जागे हुए थे। कैसे? भक्ति की ओर मुड़ चुके थे, भगवान का सहारा लिया, भगवान भक्ति का सहारा लिया, है ना? और अब क्या हो गया? दूसरे तरीके से जाग रहे हैं। अब दूसरा नव जागरण यह 19वीं शताब्दी से संबंधित है, जहां पश्चिमी यूरोपीय संस्कृति की टकराहट भारतीय संस्कृति से हुई। अब यूरोपीय संस्कृति की टकराहट किससे हो रही है? भारतीय संस्कृति से। और इसी को क्या कह रहे हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी? कि ये दो जातीय संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है। ठीक है? तो दो जातियां टकरा रही, दो संस्कृतियां टकरा रही, दो जातियों का मतलब दो संस्कृतियां टकरा रही है। कौन कौन सी संस्कृतियां हैं वो? यूरोपीय और भारतीय, है ना? तो दो संस्कृतियां टकरा रही है, तो उससे क्या निकल के आता है? आगे देखते हैं। अंग्रेजों की व्यापारिक गतिविधियों के जरिए भारत ब्रिटेन का उपनिवेश बनता चला गया। मुगलों के पराभव ने भारत की राजनीतिक परिस्थितियों को कमजोर कर दिया, जिसका लाभ अंग्रेजों ने उठाया। मुगल, मराठा, सिख आदि सत्ताओं के पराजय से देश का बड़ा हिस्सा ब्रिटेन का गुलाम हो गया। देश का बड़ा हिस्सा किसका गुलाम हो गया? ब्रिटेन का। अंग्रेजों की नीतियों तथा ईसाई धर्म प्रचारकों व प्राच्य संस्कृति, प्राच्य मतलब प्राचीन, प्राच्य संस्कृति को हेय समझने वाले अधिकारियों आदि ने भारतीयों की सांस्कृतिक गौरव को आघात पहुंचाया। अंग्रेजों ने अपने औपनिवेशिक नीति के तहत जमीन का नया बंदोबस्त किया। इससे अपने आप में सिमटे हुए गांव की जड़ता टूटी। अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से हम यूरोपीय ज्ञान विज्ञान से परिचित हुए और प्रगति का एक नया मार्ग मिला। यातायात के नए साधनों से व्यापार में वृद्धि हुई, जिससे हमारे आवागमन की गति में तेजी आई। प्रेस के आने के कारण विचार विनिमय में सुविधा हुई, विचारों की स्वतंत्रता का द्वार उन्मुक्त हुआ। यह नव जागरण ही भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की पृष्ठभूमि बना। भारतीय समाज की रूढ़िवादी व धार्मिक संकीर्णता ने भी स्वयं यहाँ के एक वर्ग को सोचने को मजबूर कर दिया। समझ आ रहा है सभी को? निसंदेह अंग्रेजों की शिक्षा नीति उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया के तहत ही थी, परंतु इसने दो संस्कृतियों की टकराहट के बीच आधुनिकता के प्रसार का मार्ग प्रशस्त किया। आधुनिक भावबोध की संगठित अभिव्यक्ति नव जागरण के माध्यम से हुई। विश्व चिंतन की तमाम आधुनिक स्थापनाएं पहली बार नव जागरण के माध्यम
से 19वीं सदी में व्यक्त हुई। नव जागरण सबसे पहले कहां पर हुआ? बंगाल में हुआ। प्लासी के युद्ध के बाद 1757 में ही बंगाल अंग्रेजों के अधीन होकर उनकी विकसित पूंजीवादी संस्कृति, शिक्षा, साहित्य के संपर्क में आ चुका था। स्वाभाविक है कि बंगाल को इसका लाभ मिला। ओके। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन नव जागरण परंपरा और संस्कृति को वैज्ञानिक तर्क विधान व सामाजिक राजनीतिक अभिप्रायों से जोड़ने वाली चेतना है। इसका सीधा प्रभाव भारत पर पड़ा। यही कारण है कि भारत में नव जागरण का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव विविध सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों के रूप में देखा जा सकता है। यह आंदोलन बुद्धि व तर्क पर केंद्रित थे, आस्था व कोरी भावुकता पर नहीं। इन्होंने भारतीय समाज में नारी व निम्न जातियों की शोचनीय स्थिति का जमकर विरोध किया। जहां सती प्रथा, बालिका शिशु हत्या जैसी विरोधी परंपराएं व्याप्त थी, वहीं निम्न जातियों को छुआछूत व सामाजिक आर्थिक शोषण का शिकार होना पड़ा था। तो यही सारी जो प्रथाएं थी जो प्रचलित थे समाज में, उनको उनका उनका खंडन करना इनका मकसद था। इसके अलावा बाल विवाह, दास प्रथा आदि प्रथाओं का भी प्रचलन था। समाज में व्याप्त सभी बुराइयां धार्मिक संरचना से जुड़ी हुई थी। इसलिए भारतीय संरचना में परिवर्तन लाने के लिए धार्मिक ढांचे में परिवर्तन लाना जरूरी था। तो धार्मिक रीति से अगर परिवर्तित हो गई जनता, तो फिर क्या होगा? सब कुछ परिवर्तन हो जाए, मतलब परिवर्तित हो जाएगा। समाज सुधारकों ने धर्म का मानवतावादी और उपयोगितावादी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। इन आंदोलनों का उद्देश्य सुधारात्मक परिवर्तन था। क्या था इन आंदोलनों का उद्देश्य? जो तमाम तरह के आंदोलन चलाए गए, है ना? तो इनका उद्देश्य था समाज में सुधार करना, परिवर्तन करना। मतलब परिवर्तन बुरे वे में नहीं, सुधारात्मक सुधारात्मक परिवर्तन करना। इन आंदोलनों के तरीकों में लोगों को जागरूक करना, दृष्टि वाली बुक में है। ओके। सामाजिक कार्य करना, विधि कानून के माध्यम से सुधार करना शामिल था। क्वेश्चन अच्छे थे, लेकिन आपने जो तरीका अपनाया था वो सही नहीं था। ठीक है। आपको जब पोल बनाना है तो पोल बनाना पहले सीखो। ठीक है। पोल बना के आपको ऑप्शन देने हैं नीचे, ABCD ऐसे करके उसमें आएगा। ठीक है। आपके पास ऑप्शन बनाने को आते हैं। उसमें जब आप पोल बनाते हो, नीचे एक ऑप्शन आएगा जहां पे चैट बॉक्स होता है। चैट बॉक्स में एक ऑप्शन रहता है पोल का। ठीक है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा वो पोल का ऑप्शन। तो पोल के ऑप्शन पे जाकर के क्रिएट पोल का एक ऑप्शन होगा, तो उसको क्रिएट करना है आपको। वहां पे सबसे पहले क्वेश्चन लिखने को आएगा, वहां पे क्वेश्चन लिख दिया। नीचे उसमें ABCD ऑप्शन, आप 4 5 10 जितने भी ऑप्शन चाहें दे सकते हो। ठीक है। तो उसके लिए आपको, आपने जिस सही ऑप्शन पे आपको टिक करना है कि ये वाला सही है। मान लो आपने बी ऑप्शन आपका सही है, तो बी पे आपको टिक करना है। ठीक है। कि मतलब आपको बताना है कि ये वाला सही है। तो बाद में जब आप उस क्वेश्चन को उधर फॉरवर्ड करोगे ग्रुप में, तो वो अपने आप ऐसे गोले उसमें बने हुए आ जाएंगे ABCD वाले। ठीक है। तो उस पे ओके करके फिर वही विस्फोट होएगा वो वाला। सीख जाओगे, लेकिन कोशिश तो करो। बाद में वैसा ही किया, वो मैंने नहीं देखा। एक तो बहुत ज्यादा चैट आप लोगों की हो गई थी कल ना, तो वो फिर उतना मैं देख नहीं पाई ध्यान से। हाँ, क्रिएट पोल करके आपको उसमें आ जाएगा कि आपको, आपके पास क्वेश्चन बनाने के लिए, ऊपर क्वेश्चन बनाने के लिए, क्वेश्चन लिखने के लिए जगह होगी। वहां पर आपको क्वेश्चन बनाना है। नीचे ऑप्शन आएंगे, आपको ऑप्शन आएंगे, ऐसा ऑप्शन दिया होगा। ऑप्शन 1 2 3 4 जितने भी। ठीक है। टाइम जल्दी जल्दी जा रहा है, मतलब
टाइम कहाँ जल्दी जा रहा है। जो टाइम जल्दी बता रहे हो ना आप, एक्चुअली वो 15-15 सेकेंड का टाइम था रखा हुआ मैंने। जो आपको क्विज मिली थी कल, उसमें 15 सेकेंड का टाइम था, ठीक है। तो 15 सेकेंड मतलब आपको सारी चीजों में वो करना है ना। आपको 30 सेकेंड में भी क्वेश्चन करना आना चाहिए, 1 मिनट में भी, और 15 सेकेंड में भी आना चाहिए। समझे। अभी तो आपको उतना पता नहीं है ना क्वेश्चंस का, इसीलिए दिक्कत है। तो जब आपको क्वेश्चंस का पता चल रहा है ना, आपको प्रॉब्लम होगी। तक आप क्वेश्चन पढ़े तब तक मैं फुल झड़ी जल के धुआं निकल गया। अच्छा, कितने बजे तक डालोगे, बता दो आप, मैं डाल दूंगी। आप लोग अवेलेबल नहीं होते, मैंने कल कितनी क्विज डाली थी उसमें। खुद आप अवेलेबल नहीं हो, 2 बच्चे क्विज दे रहे होते, फिर वो मजा नहीं आता ना। तो सभी सभी आप क्विज करेंगे तब आपको फायदा है, ठीक है, तब आपका कंपटीशन बढ़ेगा, ऐसे तो क्या फायदा। एक दोपहर में, एक नाइट में, मैं तो बोल रही हूँ कि आप पूरा दिन क्विज करो थोड़ी थोड़ी देर के बाद, है ना। पता है क्या, जैसे मैंने कल आपको 30-30 क्वेश्चंस दिए थे, है ना। तो 30 क्वेश्चंस में अगर आप उसको 4 बार रिपीट कर रहे हो उन 30 क्वेश्चंस को, तो आपको ना याद हो जाएंगे, वो वैसे ही याद हो जाते हैं, है ना। तो नहीं मतलब हम नाइट में भी रख सकते हैं, जैसे मान लो हमने अभी क्लास के बाद एक क्विज कर दिया, और दिन में फिर कर लिया उसी क्विज को, शाम के टाइम फिर उसी उसी क्विज को, एक ही क्विज को, मतलब आप ऐसे तो 3-4 करो एक साथ में। जब आ जाते हैं तो 3-4 क्विज कर लेने चाहिए, ठीक है। उसके बाद नाइट में कर लो। तो एक क्विज को आप 4 बार रिपीट कर रहे हो, तो बहुत बड़ी मतलब बहुत अच्छी बात है कि आपको वो क्वेश्चन याद हो जाएंगे, मतलब आपके माइंड में फिट हो जाएंगे वो। मैंने रात को कल के क्वेश्चन रिपीट किए थे। हाँ, 100 क्वेश्चन तो बहुत कम है, मैं आपको बता रही थी ना कल, हम अपने टाइम में कितनी कितनी क्विज करते थे। अंकिता हंस रही है, बट 100 क्वेश्चन भी कम है अगर आप कर ले तो। ये प्रैक्टिस है आपकी, आपको पता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस है ये आपकी, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका फायदा है। कल तो घर में मम्मी पापा का पता था। ओके ओके ओके। हाँ, तो उसमें आंसर तो दिए हुए हैं, जो क्विज हो गए हैं उनके सही आंसर, ग्रीन टिक उनमें लगा होता है जो सही आंसर होता है, ठीक है। तो वो आप देख लेना, पढ़ लेना उनको। वो तो मैंने 11 बजे ऑन कर दिया था, मैं कहा बातें तो कर ही रहे हैं सारे, तो क्यों ना पढ़ाई कर ले। हम्म। अब पूरा क्वेश्चन बनाने में टाइम मत लगा लेना, मतलब बता रही हूँ स्पीड से करना है आपको। उसमें क्वेश्चन बनाने के लिए आएगा हिंदी वाली टाइपिंग, वो कर लो बोलने वाली, जिसमें आप बोल सकते हैं, माइक का ऑप्शन आता है, बोल करके टाइप कर लो, जल्दी हो जाएगा, ठीक है। हाँ, जो टेलीग्राम पर नहीं है वो ऐड हो जाओ, हाँ। और अंकिता के क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, कल वाले अच्छे थे। बस उसमें ये था कि अगर पोल का ऑप्शन रहा होता तो ज्यादा अच्छा होता, ठीक है। नोटिफिकेशन तो सबके पास आती है ना क्विज स्टार्ट होने की, तो आप कभी भी आ सकते हो। बाकी आप अपना टाइम डिसाइड कर लो। क्या नहीं हो रही है। इंग्लिश टाइपिंग ही हो रही है। अरे तो उसमें ऑप्शन आता है ना।
उसमें ऑप्शन आता है कैसे करके, ऐसे लैंग्वेज का, तो वहां से लैंग्वेज का वो कर लो। क्या कहते हैं, मतलब जो भी आपको लैंग्वेज चाहिए, इंग्लिश मैंने आपको कल बताया था, इंग्लिश कर लो, हिंदी इंग्लिश दोनों होती है वो। ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में टाइपिंग होगी उसमें। आप हिंदी में बोलोगे, हिंदी में टाइप होगा। हाँ, टाइप करने में इतना टाइम लगाओगे तो पढ़ोगे कब आप? ऐसे नहीं करना है। फिर से सेंड कर सकते हो, हाँ, कर सकते हैं। सही किया आपने, कल एकदम से क्विज प्रकट हो गई हमारे सामने। टेलीग्राम में भगदड़ मच गई, अच्छा। हाँ, कुछ बच्चे तो उसी टाइम, मतलब कुछ बच्चे तो होते हैं ना, गप्पे मारने के लिए आए होते हैं, वो तो चले गए थे उस टाइम। कैसे फिर से कर सकते हैं? अपने मैसेजेस को कॉपी करो, उसमें मतलब जोर से टच करना, उधर से कॉपी करके उधर डाल देना क्रिएट पोल में। ओके, वो कीबोर्ड में कॉपी हो जाएगा। चलो पढ़ लें अब। पता चल गया क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। और वहां पे आप मतलब 2-3 टाइम तो आपको क्विज करना ही चाहिए, सुबह दोपहर शाम। ठीक है, शाम को आपको एक टाइम रख लेना है, गप्पे मारने से अच्छा है कि आप क्विज कर लें। क्विज में भी आप बातें कर सकते हो, पर फालतू बातें ना ही करें आप तो अच्छा रहेगा। ठीक है। हाँ, वो थोड़ा सा टाइम कम था उसमें, लेकिन वो लास्ट टाइम रिवीजन के लिए होता है, वो टाइम कम टाइम में बनाया होता है क्विज। ठीक है, तो वो जब आपके एग्जाम आ जाते हैं, तो आपको 15 सेकंड में आपको ज्यादा लगते हैं। फिर तो आप सोचते हो कि इतना, मतलब आप अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचे। उस टाइम ये होता है कि हमें बस 5 सेकंड 10 सेकंड मिल जाए टिक करने के लिए, पता चले कि हम हमारी तैयारी कहाँ पर है, और ज्यादा से ज्यादा हम कर पाए। क्या हुआ, ये एड्रेस क्यों दिया जा रहा है यहाँ पर? 9 बजे, 2 बजे, नाइट में 10 बजे, हाँ ये भी ठीक है। चलो फोकस, बहुत हुआ। वाह। वैसे तो आप हिंदी हिंदी साहित्य के स्टूडेंट हैं, आपको सबको हिंदी में टाइपिंग करनी चाहिए, है ना। हमारी क्लास में सभी हिंदी में टाइपिंग करते थे, सभी तो नहीं, कुछ एक होते थे जो ऐसे करते थे। ओके, यहाँ पर फोकस करेंगे अब बीच में कोई नहीं बोलेगा। तो ये हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा सीखने में, सीख जाओगे तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, क्विज में आपको बना करके दे रही हूँ, इतनी बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। फिर भी आप नहीं कर रहे हैं तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं अपना काम कर रही हूँ, वैसे वो मेरा काम नहीं है, मैं फिर भी कर रही हूँ, है ना, आप लोगों के लिए। वैसे मेरा काम नहीं है, मेरा काम ये है कि मैं क्लास में आपको पढ़ाऊँ एंड दैट्स इट। फिर भी मैं उसके उसके अलावा टीचर जो है वो स्टूडेंट से टच में नहीं रहते हैं क्लास के बाद, है ना। फिर भी मैं आपके साथ टच में हूँ, बट आप कितना उसका फायदा उठा पा रहे हो वो आप पे डिपेंड करता है, मेरे ऊपर नहीं। आप क्या चाहते हैं वो आप पे डिपेंड है। ओके, तो वो आप देख सकते हैं, वैसे कोई भी टीचर ऐसा नहीं करता है, उनका इतना ही होता है कि क्लास में आप बातचीत करें, मिलें, और जितना आपको पढ़ाया जाए क्लास में, उसके बाद कोई भी टीचर टच में नहीं रहता है। अच्छा, तो आप तो ऑफलाइन होंगे ना, ऑफलाइन पढ़ते होंगे ना, या ऑनलाइन पढ़ते हो? या फिर उनकी खुद की ऐप होगी, खुद का प्लेटफॉर्म होगा, तब वो टच में रहते होंगे, है ना।
अच्छा, मेरे स्टूडेंट प्यारे हैं इसलिए मुझे हेल्प करनी पड़ेगी। ओके बेटा, ये ये बढ़िया बात है ना। अपने आप को अच्छा बना लो और मेरे ऊपर प्रेशर डालो कि आपको करनी ही पड़ेगी हेल्प, है ना। समाज सुधारकों ने धर्म का मानवतावादी और उपयोगितावादी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। मानवतावादी और उपयोगितावादी, इसको दोनों वर्ड्स को ध्यान में रख लेना। नहीं, अभी के पढ़ा नहीं रही हूं। इन आंदोलनों का उद्देश्य सुधारात्मक परिवर्तन था, संरचनात्मक परिवर्तन नहीं। मतलब संरचना में, ढांचे में परिवर्तन करना नहीं था, सुधार करना था। ठीक है। इन आंदोलनों के तरीकों में लोगों को जागरूक करना, सामाजिक कार्य करना, विधि कानून के माध्यम से सुधार करना शामिल था। राजा राममोहन राय को भारतीय नवजागरण का अग्रदूत माना जाता है। इनके प्रयासों से सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया। अच्छा, हम प्यारे हैं। ओके ओके, कोई नहीं। हम कुछ नहीं है मतलब। सही है बेटा। राजा राममोहन राय को भारतीय नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है, ध्यान रखेंगे इसको। इनके प्रयासों से सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के लिए महती भूमिका निभाई। दयानंद सरस्वती ने धार्मिक कर्म कांडों का जमकर विरोध किया। वे वेद से इतर हिंदू धार्मिक पुस्तकों को खारिज कर दिए। मतलब कि उन्होंने क्या कर दिया, वेद से इतर यानी कि सिर्फ वेदों को बढ़ावा दिया। वेदों से जो अलग तरह की पुस्तकें थी उनको उन्होंने खारिज कर दिए। इन्होंने नारी व निम्न जातियों के शोषण का विरोध किया तथा हिंदी भाषा के पक्ष में बहुत योगदान दिया। ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने जाति उत्पीड़न के विरोध में आवाज उठाई। सभी समाज सुधारक कर्मकांड विरोधी, आधुनिक शिक्षा और पुरानी परंपराओं के समर्थक और सामाजिक अत्याचार के विरोधी थे। भारतीय नवजागरण के संबंध में महापुरुषों ने अपनी अस्मिता की प्रतिष्ठा तथा जनता में जागरूकता के लिए भारतीय संस्कृति का आधार ग्रहण किया। राजा राममोहन राय ने उपनिषदों का सहारा लिया। विवेकानंद ने अद्वैत वेदांत का और स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेद का सहारा लिया। तिलक और गांधी ने गीता का, है ना, इन्होंने कहा था ना वेदों की ओर मुड़ो। तिलक और गांधी ने किसका सहारा लिया? गीता का। वैसे गांधी ने तो बाइबल का सहारा लिया था। इसके आधार पर उन्होंने धार्मिक भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत, बाह्य आडंबर, जाति पाति का जमकर विरोध किया। स्पष्ट है कि उन्होंने विचारों को नई दिशा देने का कार्य अंग्रेजी उपनिवेशवाद तथा तत्कालीन समाज की ज्वलन समस्याओं ने किया। अब है नवजागरण का प्रभाव, देखते हैं कैसा। नवजागरण के आधुनिक भाव बोध ने लोगों को जागरूक किया। लोगों ने अंग्रेजों के उत्पीड़न को समझा। किसानों ने अपनी दुर्दशा का कारण केवल जमींदारों को मानना छोड़कर अंग्रेजों की नीतियों को माना। यही कारण है कि 20वीं सदी में ये आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलनों से जुड़े। अंग्रेजों ने भारत का शोषण आर्थिक संदर्भ में आरंभ किया। शिक्षा और आधुनिक ज्ञान विज्ञान से लेस दादा भाई नौरोजी अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों की पोल खोली। लोगों को अपने अधिकार समझ में आने लगे। कई पत्र पत्रिकाएं निकालकर विचारों को अभिव्यक्त किया गया, है ना। पत्र पत्रिकाएं निकाल करके भी नए विचार उसमें दिए गए और जनता को जागरूक किया गया, जो कि हमने भारत हिंदू युग में भी देखा था। इससे नवजागरण का प्रभाव फैलता गया। कई संस्थाओं की स्थापना की गई और भारत के राजनीतिक सामाजिक अधिकारों की मांगों को रखना शुरू किया गया। कांग्रेस की स्थापना 1885 इस क्रम में महत्वपूर्ण थी। लोगों ने स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे के अर्थों को समझा और इन्हीं मूल्यों पर भारतीय स्वाधीनता की लड़ाई भी लड़ी गई। इन सब का परिणाम था कि 20वीं सदी के आरंभ से ही राष्ट्रवाद की जो अवधारणा मुकम्मल रूप लेने लगी थी, उसने आगे से स्वतंत्रता समर का मार्गदर्शन किया। भारतीय संदर्भ में इस आधुनिकता से परिपूर्ण राष्ट्रवाद के उदय को सबसे महत्वपूर्ण माना जा सकता है। स्वदेशी की मांग और स्वदेशी आंदोलन में इस नवजागरण का पहला परिपक्व रूप देखा जा सकता है। आगे के तमाम आंदोलन संवैधानिक सुधारों और देश की आजादी में नवजागरण की इन्हीं विशेषताओं का योगदान था, जिससे तर्क, वैज्ञानिकता, स्वदेशी राष्ट्रवाद अवधारणाओं को भारत में प्रतिस्थापित किया। समझ आ रहा है? ये सब कुछ समझाने की जरूरत तो नहीं है इसमें कोई भी। बाद में बोलो लाइन बाय लाइन पढ़ दिया मैम ने, बस हमें समझाया नहीं कुछ। कुछ समझाने की जरूरत है इसमें?
नवजागरण मात्र सांस्कृतिक, सामाजिक या धार्मिक आंदोलन नहीं था, बल्कि अंग्रेजों के द्वारा भारतीय जनता के शोषण के विरुद्ध विद्रोह भी था। मतलब कि एक तो हमारे समाज में जो रूढ़ियां थी, है ना, उनको तो खत्म करना ही था इसका मकसद जो है नवजागरण का। लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ भी विद्रोह करना, उनकी नीतियों के खिलाफ विद्रोह करना भी इसका उद्देश्य रहा। नहीं मैम, नहीं, वर्ड समझ नहीं आ रहा है, पढ़ा हुआ है। इसलिए भारतीय नवजागरण और राष्ट्रीय आंदोलनों को एक दूसरे से अलग करके नहीं देखा जा सकता है। आरंभ में यह जागरण सामंत विरोधी था और काफी हद तक अंग्रेजियत का शिकार था। धीरे धीरे यह साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और गुलामी के विरोध का रूप ग्रहण करने लगा। विशाल भूभाग पर जनसंख्या के कारण हिंदी क्षेत्र का नवजागरण महत्वपूर्ण है। हिंदी क्षेत्र का नवजागरण, ठीक है। अंतर्यामी क्यों? हिंदी नवजागरण का आरंभ सन 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से माना जाता है। हिंदी नवजागरण बंगाल, महाराष्ट्र के नवजागरण से मूलतः भिन्न नहीं होकर अपने आरंभ में दृष्टिकोण व तेवर को लेकर भिन्न हो गया। बंगाल का नवजागरण सांप्रदायिक व क्षेत्रीय दृष्टिकोण से समग्र नहीं हो सका तथा महाराष्ट्र में जातीय संदर्भ बने रहे। परंतु भारतेंदु मंडल की संकीर्णताएं नहीं थी। भारतेंदु का प्रसिद्ध निबंध भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, इसका प्रमाण है ना। तो ये हमने पढ़ लिया था, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। आत्मचेतस के जिस भाव की अभिव्यक्ति संपूर्ण भारतीय नवजागरण में है, उसका केंद्रीय भाव सांस्कृतिक अस्मिता से संबंधित है। भारतेंदु ने इस आत्मचेतस को समष्टि चेतस की ओर उन्मुख किया। हिंदी नवजागरण को 3 चरणों में देखा जा सकता है। एक तो 1857 में जो क्रांति हुई थी, स्वतंत्रता संग्राम। दूसरा भारतेंदु युग और तीसरा सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन और महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, ये तीनों ही चीजें मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ, इसमें कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, सब कुछ पढ़ाया हुआ है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। उन चीजों को क्लियर करने की अपने आप सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये सब कुछ पढ़ा हुआ है हमने, स्वतंत्रता संग्राम भी, भारतेंदु युग भी, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कैसे हुआ, कब हुआ, किसने किया और क्या क्या उसमें किया गया, ये कल भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, बस थोड़ा सा जो डिफरेंट होगा उसको आपको दिमाग में बिठाने की जरूरत है, मतलब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने की जरूरत है, बाकी कुछ नहीं, है ना। हिंदी नवजागरण पर बंगाल और महाराष्ट्र के नवजागरण, अंग्रेजी पश्चिमी ज्ञान एवं आंदोलन के प्रभाव को देखा जा सकता है। रामविलास शर्मा ने हिंदी नवजागरण में अंग्रेजी ज्ञान और पश्चिमी ज्ञान की उल्लेखनीय भूमिका नहीं मानी है। तो बता रहे हैं रामविलास शर्मा की हिंदी नवजागरण में अंग्रेजी या पाश्चात्य ज्ञान की कुछ भूमिका नहीं है। हिंदी जाति की अवधारणा, मीर, भारतेंदु, डॉक्टर इकबाल, धीरेन्द्र वर्मा, सुनीति कुमार चटर्जी, फेडरिक पिंकार्ट आदि के चिंतन में हिंदी जाति की अवधारणा किसी न किसी रूप में मौजूद है। हिंदी जाति की अवधारणा, ठीक है, ये किसी ने पुस्तक भी लिखी है इस नाम से, हिंदी जाति की अवधारणा। शायद रामविलास शर्मा है या कोई, देख लेना अपने पांडे में आलोचना वाले जो पोर्शन होगा वहां पर मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट है। रामविलास शर्मा ने पहली बार इस अवधारणा को व्यवस्थित आकार दिया। हाँ, सही कह रही हूँ, शायद रामविलास शर्मा की ही पुस्तक है ये। तो पहली बार इन्होंने इसको क्या किया, व्यवस्थित आकार दिया। उन्होंने भारत को बहुजातीय राष्ट्र बताते हुए हिंदी भाषियों को भी बंगला, तमिल, मराठी आदि जातियों की तरह एक जाति माना। उन्होंने लिखा है, इस बहुजातीय राष्ट्र में एक जाति हिंदी भी है। इसके मजबूत हुए बिना बहुजातीय राष्ट्रीयता सुदृढ़ नहीं हो सकती है। उनकी महत्वपूर्ण स्थापना है कि हिंदी जाति का हिंदी जाति विकास 13वीं-14वीं सदी में खुसरो की खालिक बारी खड़ी बोली की रचनाओं से शुरू हो जाता है। उन्होंने हिंदी नवजागरण या आधुनिक काल के 2 हिस्से किए, एक को लोक जागरण और दूसरे को नव जागरण कहा। किसने, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? हिंदी का जातीय विकास 13वीं-14वीं सदी में खुसरो की खालिक बारी खड़ी बोली की रचना से शुरू होता है। ठीक है,
जो खालिक बारी है, खड़ी बोली की रचना, खड़ी बोली की रचनाओं से ये शुरू होता है, जो विकास है। उन्होंने हिंदी नवजागरण और आधुनिक काल को के दो हिस्से किए। एक को लोक जागरण कहा, लोक जागरण ध्यान रखेंगे इसको, लोक जागरण, और दूसरा नव जागरण। बात किसकी चल रही है यहाँ पर? खुसरो की बात नहीं चल रही, रामविलास शर्मा की बात चल रही है। हाँ, रामविलास शर्मा बताते हैं, सारथी। गुड। आगे है, पहला चरण जातीय निर्माण का आंदोलन था। यह दौर व्यापारिक पूंजीवाद का था। भक्ति आंदोलन का काव्य लोक जागरण का ही काव्य है। रामविलास शर्मा के शब्दों में, भारतेंदु हरिश्चंद्र से जो नव जागरण शुरू होता है, वह नई परिस्थितियों में पुराने लोक जागरण का विकास है। देख लेना इसको। रामविलास शर्मा ने महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण में सर्वप्रथम नवजागरण शब्द का प्रयोग किया तथा 1857 के स्वाधीनता संग्राम के से नवजागरण की शुरुआत मानी। रामविलास शर्मा ने महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, ये भी एक पुस्तक का नाम है, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण में सर्वप्रथम क्या किया? नवजागरण शब्द का प्रयोग किया। अगर पूछ ले जाए आपको कि नवजागरण शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहां पर हुआ और किसने किया, तो रामविलास शर्मा ने किया। और कहां पर किया? महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण पुस्तक में। तो सर्वप्रथम नवजागरण शब्द का प्रयोग किया इन्होंने 1857 के स्वाधीनता संग्राम से नवजागरण की शुरुआत मानी। और 1857 में जो क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति, आपने इतिहास में पढ़ा होगा ये, 1857 की क्रांति के नाम से, तो ये स्वाधीनता संग्राम था जो जिससे नवजागरण की शुरुआत हुई। हिंदी नवजागरण की समस्याओं को अगर हम देखें तो एक समय के बाद सांप्रदायिकता की समस्या इसमें आई। इसका कारण अंग्रेजों की मुस्लिम तुष्टिकरण की नीति थी। तो सांप्रदायिकता की समस्या जो उस समय भी थी और आज तक चलती जाती है। 1909 ईस्वी में पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान इसका प्रमाण है। तो पृथक अलग से एक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया। विवाद में न केवल भाषा में खाइयां पैदा की, बल्कि भाषा की समस्या को धर्म से जोड़कर सांप्रदायिकता को बढ़ाया। अब देखो, हिंदी उर्दू विवाद तो चला था, हिंदी को अपनाया जाए कि उर्दू को अपनाया जाए, तो क्या हो गया? भाषा में खाई पैदा हो गई, है ना? भाषा में खाई पैदा हो गई, कैसे? क्या किया? अब इसको भी संप्रदायों से जोड़ने, धर्मों से जोड़ने का प्रयास किया गया, भाषाओं को भी। अब भाषा, हिंदी को बोल दिया हिंदुओं की भाषा, उर्दू को बोल दिया मुसलमानों की भाषा, है ना? तो भाषाओं को भी बांट दिया जातियों में, और हर चीज को जातीय धर्मों में बांट दिया। तो ये बता रहे हैं कि धर्म से जोड़कर सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया। और बहुभाषी देश में राष्ट्रभाषा के सवाल के कारण भी हिंदी नवजागरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। तो मतलब हिंदी जागरण के अनुकूल नहीं था, ये प्रतिकूल प्रभाव था, जो कि ये हमारा देश जो है वो बहुभाषी देश है, मतलब बहुत सी भाषाएं इसमें बोली जाती हैं। पर फिर राष्ट्रभाषा का सवाल खड़ा कर दिया, राष्ट्रभाषा कौन सी हो, है ना? तो जब ये राष्ट्रभाषा का सवाल खड़ा हो गया, तो फिर ये नव जागरण के प्रतिकूल ये प्रभाव इसका हो गया, है ना? अनुकूल नहीं रहा कुछ भी। क्यों? वही अ, संप्रदायों के कारण और इस सवाल के कारण, है ना, कि राष्ट्रभाषा कौन सी हो। अब 19वीं शताब्दी का नव जागरण हिंदी साहित्य के इतिहास का दूसरा जागरण है, जिसमें एक ओर भारतीय सामाजिक संस्कृति है तो दूसरी ओर पाश्चात्य संस्कृति। इस समय भारतीय संस्कृति अध्यात्म प्रधान और मध्यकालीन दौर से गुजर रही थी, जबकि पाश्चात्य संस्कृति वैज्ञानिक तथा मशीनी क्रांति के आधार पर भौतिकवाद तथा पूंजीवाद का प्रतिनिधित्व कर रही थी। उसका आध्यात्मिक पक्ष तुलनात्मक रूप से कमजोर था। उसके पास वैज्ञानिक तार्किक शिक्षा थी, मतलब कि जिसके पास वैज्ञानिक शिक्षा होती है वो कहाँ, मतलब कम ही विश्वास करता है धार्मिक बातों पर, है ना? इहलौकिक मानसिकता थी, मतलब इसी लोक की मानसिकता, इहलौकिक मैंने आपको बहुत बताया है सूफी काव्य जब हम पढ़ रहे थे। इसी लोक की मानसिकता थी, मतलब दूसरे लोक की बात नहीं सोची जा सकती थी। समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व के अतिरिक्त के आधुनिक आदर्श थे जो तत्कालीन भारतीय समाज के लिए अनर्जित थे। अनर्जित। इन दोनों की टकराहट से भारतीय संस्कृति ने आधुनिक शिक्षा और भौतिकता सीखी, तो पाश्चात्य संस्कृति यहाँ के अध्यात्म से प्रभावित हुई। तो मतलब इंडियंस ने क्या किया? पाश्चात्य संस्कृति को अपना लिया, और पाश्चात्य संस्कृति जो थी वो आध्यात्मिकता, यहाँ की आध्यात्मिकता से प्रभावित हुई। क्या कह रही है? क्लास बंद करने वाली हूँ अब।
और अगर ये आप बता रहे हो दृष्टि वैली में है तो वहां से देख लेना फिर क्या ज़रूरत है। ठीक है? तो एंड कर देती हूँ मैं क्लास, शाम को मिलेंगे। हाँ जी, ठीक है, खुश अब? ओके, बाय। थैंक यू वेरी मच। कोई बात नहीं, यहाँ से नोट कर लेना। बहुत खुश। ओके, कुछ बच्चे तो क्लास से चले जाते हैं, है ना? चलो अब शाम की क्लास में पढ़ेंगे, मुझे भी अपनी स्टडी करनी है और शाम को पढ़ेंगे ना, शाम को मिलते हैं। मैंने इसीलिए एंड कर दिया क्योंकि अभी मुझे भी पढ़ना है। क्विज कब डालेंगे? क्विज डाल दूंगी अभी। क्विज डालने में कौन सा बड़ा टाइम लगता है, वो तो 1 सेकंड का काम है। बट आप क्या करते हो वो आप पे डिपेंड करता है ना। ठीक है, तो क्विज तो अभी डाल देती हूँ। ओके जी, थैंक यू वेरी मच एंड मोस्ट वेलकम। मिलते हैं शाम की क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।